हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ अपना जो हम लोग इसकी सीरीज कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में गैमेटोजेनेसिस और उससे पहले जो है मैंने आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया था। तो आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ आप मेरे से पूछोगे कि प्राइमेट्स क्या होते हैं मैम। तो प्राइमेट्स जो होते हैं, जैसे आपके मैन, हम लोग हो गए ह्यूमन बींग्स, या फिर जैसे काउ है, ये डॉग है, ये सब प्राइमेट्स होते हैं। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है इनको जो है क्या बोला जाता है प्राइमेट्स में, उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फर्स्ट मेंसुरेशन बिगिंस एट प्यूबर्टी। तो उस मेंसुरेशन जो फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है किसी फीमेल के अंदर, तो वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को जो है मेनार्के बोलते हैं। साइक्लिकल इवेंट्स फ्रॉम वन मेंसुरेशन टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो जो वो हर मंथ एक साइक्लिकल इवेंट चलता रहता है फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन, उसको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 3 to 5 डेज की होती है। Menstrual flow occurs due to breakdown of endometrial lining of uterus and blood comes out through vagina. Menstrual flow कब होता है? मैंने आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो मेरी पिछली वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाके आप वो करिए, उसके बाद आप जो है आगे कंटिन्यू करना। और साथ साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इनको लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो यहाँ पर देखो, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है अकर्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल। हमारी यूट्रस जो होती है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ब्रेक डाउन होती है तो उसके बाद जो ब्लड है वो निकलता है और वो ब्लड जो है वजाइना के थ्रू बाहर आता है। इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज primary follicles in ovary grow to become mature Graafian follicle and endometrium regenerates through proliferation. इस फेज के टाइम, दिस फेज का मतलब यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही है। जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ओवरी में, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशन जो है प्राइमरी oocyte के ऊपर जब 2-4 ग्रेनुलोसा लेयर्स आती हैं तो प्राइमरी फॉलिकल बनता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ओवरी में वो ग्रो करते हैं और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बना लेते हैं और एंडोमेट्रियम जो है दोबारा से रीजनरेट करती है थ्रू प्रोलिफरेशन। मतलब एंडोमेट्रियम अपने आप को बनाना शुरू करती है इस फेज के टाइम पर। ठीक है, बाद में अगर प्रेगनेंसी का केस नहीं होता, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो एंडोमेट्रियम दोबारा से डीजनरेट कर जाती है। देखो क्या होता है, अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो का केस है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक हो जाती है और ब्लड फ्लो बाहर आ जाता है वेजाइना के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगले मंथ फिर से जो है जो फीमेल की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस में वो खुद को दोबारा से प्रिपेयर करती है। और उसके बाद अगर मान लो फर्टिलाइजेशन उस केस में भी नहीं होती है, मतलब जाइगोट नहीं बनता है, आगे एम्ब्रियो नहीं बनता है, तो फिर वो दोबारा से जो है डीजेनरेट कर जाती है, मतलब टूट जाती है और जो ब्लड है वो फ्लो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एंडोमेट्रियल लाइनिंग बार बार खुद को रीजेनरेट और डीजेनरेट करती रहती है जब तक जो है प्रेगनेंसी का केस नहीं होता। आगे देखिए, द गोनेडोट्रोपिन LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेजेस। जो गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका लेवल जो है बढ़ जाता है फॉलिकुलर फेज के टाइम। हमारी जो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो है सबसे पहले जो है 3 to 5 डेज की मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। उसके बाद जो अगला फेज होता है उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, LH और FSH का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है और LH और FSH जो है अटेन अ पीक लेवल इन मिडल ऑफ द साइकिल। मतलब फॉलिकुलर फेज के टाइम पर जो मिडल ऑफ द डे है, 28 डेज की जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो जो उसका मिड डे है 14th डे, उस टाइम पर LH और FSH मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज होते हैं। रैपिड सिक्रीशन जो होता है LH का, लीडिंग टू इट्स LH सर्ज बोला जाता है मिड साइकिल में, इसको LH सर्ज बोला जाता है। ठीक है, इंड्यूसेस रप्चर्स। और जब LH सर्ज होता है तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गए थे स्टार्टिंग में, अब वो ग्राफियन फॉलिकल्स का रप्चर्ड हो जाता है, मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसमें से एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम। तो ओवरी से जो है क्या है, ओवम रिलीज हो जाता है, किसमें, कौन उसको कैच करेगा, इनफंडिबुलम।
ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेटरी फेज लीड्स टू ल्यूटियल फेज। अब देखो, सबसे पहले जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, फिर फॉलिकुलर फेज आया जिसमें LH और FSH अटेन्स अ पीक लेवल, जिसको LH सर्ज भी बोला गया। बाद उस टाइम पर, उसके बाद क्या होता है, जब ये होता है LH सर्ज होता है, तो उस टाइम पर फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके ओवम जो है रिलीज कर देते हैं, और इस फेज को ओव्यूलेटरी फेज भी बोला जाता है, और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोला जाता है। ठीक है। और द ओव्यूलेटरी फेज लीड्स टू ल्यूटियल फेज। और ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या आता है? ल्यूटियल फेज आता है, जिसमें क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है, मतलब ये कब बनता है? जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया ल्यूटियल फेज में। फर्स्ट फेज कौन सा हुआ? जब 3 to 5 डेज की मेंस्ट्रुअल फ्लो थी। सेकंड फेज कौन सा था? फॉलिकुलर फेज, जब LH और FSH जो है टेन्स अ पीक लेवल 14th डे पे, हमने LH सर्ज के बारे में पढ़ा। फिर थर्ड फेज कौन सा था? ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें क्या हुआ? ओवम रिलीज हुआ। और फोर्थ फेज कौन सा है? ल्यूटियल फेज, जिसमें जो ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ डेवलप हुए थे, अब उनमें क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गए। वो तो इसमें हुए थे, LH साइकिल में ब्रेक डाउन हो गए ओव्यूलेटरी फेज में, और फिर ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गए? रप्चर हो गए, और फिर क्या बन गया? ओवम रिलीज हो गया। ठीक है। अब जो है ग्राफियन फॉलिकल्स के जो रिमेन्स हैं, मतलब बचे हुए जो हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है तो इसमें लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। प्रोजेस्टेरोन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है इसके टाइम पर। ठीक है। इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल की उम्र तक जनरली फीमेल्स में। और ये एज आप याद रख लेना, एनसीईआरटी की एज क्राइटेरिया को ही माना जाता है। कई बार आपको 4 ऑप्शन देंगे, 47, 50, 52, 60 कुछ भी, लेकिन आप जो एनसीईआरटी में दिया गया है, आप उसी को जो है अराउंड 50 ईयर्स को ही आप जो है सही करेक्ट करोगे। कॉल्ड मीनोपॉज। तो जब लास्ट साइकिल होती है, जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है, तो उसको मीनोपॉज बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? मेल गैमेट कहां से आएगा? पेनिस से। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वहां से जो मेल गैमेट है, मतलब स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज्ड होंगे, और वो जो स्पर्म्स हैं वो जो है एंटर कर जाएंगे वेजाइना में, फीमेल की वेजाइना में। वेजाइना से सर्विक्स में जाएंगे, सर्विक्स से यूट्रस में जाएंगे, यूट्रस से होते हुए यूट्रस में जाएंगे, और यूट्रस से होते हुए ये ओविडक्ट में चले जाएंगे। ये इनफंडिबुलम है, यहां देख सकते हो, ये इनफंडिबुलम है, ये एम्प्यूला है, और यहां पर जो है ये रीजन जो है वो इस्थमस है, ये वाला रीजन। तो ये एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन है, यहां पर आकर स्पर्म्स वेट करते हैं, और यहीं पर जो ओवम है, ओवम जो है मतलब एग जो है वो ओवरी, ये ओवरीज हैं, तो ओवरीज जो है एग रिलीज करती है, इनफंडिबुलम कैच करते हैं, और ओवम भी इधर ही आ जाता है। तो जब एग और जो स्पर्म्स हैं दोनों सेम टाइम पर एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन पर पहुंचते हैं, तो उस टाइम पर फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, एग और स्पर्म का फ्यूजन। देखो आप पढ़ लो, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज फ्रॉम पेनिस इनटू वेजाइना। ठीक है। कॉपुलेशन क्वाइटस के टाइम पर जो सीमन है वो रिलीज होता है पेनिस से वेजाइना के अंदर, और इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। जब मेल पार्टनर जो है फीमेल की वेजाइना में सीमन को रिलीज करता है, तो इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोला जाता है। देन द स्पर्म्स गोज टू सर्विक्स, तो स्पर्म सर्विक्स में जाएंगे, फिर यूट्रस में, और बाद में ओविडक्ट में चले जाते हैं एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन में। तो ओवम रिलीज बाय ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, तो वो भी यहीं पर पहुंच जाएंगे, ओवम भी, और जहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगा जब बोथ ओवम एंड स्पर्म्स रीचेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पर जब दोनों रीच करेंगे तभी जो है क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। यहां पर ये देखिए आगे, फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये देखो, ये ओवम है, और ओवम के अराउंड जो है लेयर्स मैंने बनाई हैं, और इसके अराउंड जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है, इसको जोना पेलोसिडा बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है? स्पर्म्स कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलोसिडा लेयर ऑफ ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होगा? स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलोसिडा लेयर, मतलब जोना पेलोसिडा लेयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और
इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर इस मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस कर देंगे, मतलब इसको चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से जो अदर मेल गैमेट्स और अदर स्पर्म्स हैं वो जो है यहाँ पर इसमें ओवम में नहीं आ पाएंगे, और इसीलिए जो है एक 1 स्पर्म एंड 1 ओवम का फ्यूजन होगा और उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू अ जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सिक्रीशन होती है एक्रोसोम की, स्पर्म का कल मैंने डायग्राम बताया था आपको, उसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम की जो सिक्रीशन है वो हेल्प करते हैं किसको, स्पर्म्स को एंटर करने में, किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। ठीक है, एक्रोसोम हेल्प करता है थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये जोना पेलुसिडा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये अंदर जो है ओवम के पास चला जाएगा। दिस इंड्यूसेस कॉम्प्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। कल जो मैंने आपको वीडियो बताई थी, उसमें क्लास ली थी, हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी oocyte और फर्स्ट पोलर सेकेंडरी oocyte बनती है और फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो है दोबारा से सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा, इसके बाद जब ये स्पर्म एंटर कर गए तो सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी और सेकेंड पोलर बॉडी और ooted की फॉर्मेशन होती है। पोलर बॉडी तो एज यूजुअल क्या कर जाएगी, डिजेनरेट कर जाएगी, तो ooted जो है इसी की जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। और ये कब होता है, जब स्पर्म रीच कर जाते हैं ओवम में, उसके बाद आगे मियोटिक डिवीजन होती है, इतने वो अरेस्ट स्टेज में रहती है। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, आगे देखिए, इम्प्लांटेशन का हम थोड़ा सा देखेंगे अब। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज जाइगोट मूव्स थ्रू इस्थमस ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाती है जाइगोट में जब वो मूव करता है थ्रू इस्थमस, है ना। अब जो है जाइगोट बन गया, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गई, तो इस्थमस से वो कहाँ आएगा, अब यूट्रस में आएगा, इस्थमस से मूव करना शुरू करेगा धीरे धीरे, और इसको क्लीवेज बोला जाता है। उसमें वो डिवीजन होगी सेल्स में, पहले जाइगोट सिंगल सेल होता है, फिर 2 सेल बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16 बनेंगे, इनको जो है ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं इन सेल्स को। और जो एम्ब्रियो जब 8 या 16 ब्लास्टोमियर्स का होता है तो उसको मोर्यूला बोला जाता है। और मोर्यूला कॉन्टिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। और तो मोर्यूला जो है कॉन्टिन्यूली क्या करता है, ट्रांसफॉर्म डिवाइड करता है और जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट में। अब ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ब्लास्टोसिस्ट में, वो बनाते हैं एक आउटर लेयर जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो अटैच टू इट इज कॉल्ड इनर सेल मास। मतलब कि ये जो ब्लास्टोमियर्स है ना ब्लास्टोसिस्ट में, ये इस टाइप से जो है क्या बना लेते हैं, एक आउटर लेयर बना लेते हैं, इसमें जो है सेल्स प्रेजेंट है इस आउटर लेयर में, और इसको जो है ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे इस आउटर लेयर को, ये जो है ट्रोफोब्लास्ट है। और बीच में यहाँ पर जैसे इनर सेल मास जो है वो प्रेजेंट है, मतलब कि ये इस टाइप से ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जिनको इनर सेल मास बोलेंगे। तो ये इनर सेल मास हो गया, और ये आउटर जो सेल्स हैं इनको जो है ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है अटैच टू एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास फॉर्म्स एम्ब्रियो। तो जो इनर सेल मास है, देखो ये इनर सेल मास जो है ये तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेंगे, और जो ये आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से। ठीक है, उसके बाद दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इस अटैचमेंट को ही क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोला जाता है। तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज करती हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर पर, जिसको कोरियोनिक विलाई बोला जाता है, जो सराउंड करती हैं मैटरनल, सराउंड होती हैं मतलब मैटरनल ब्लड से। अब कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू, मतलब मैटरनल ब्लड और यूट्राइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई मिलके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। और प्लेसेंटा क्या करता है, एम्ब्रियो और मदर के बीच में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई का काम करता है। वे प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो से कैसे कनेक्टेड है, थ्रू अम्बलिकल कॉर्ड से जो है कनेक्ट होता है।
प्लेसेंटा। तो एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा जो है मदर और एम्ब्रियो के बीच में अटैच होता है। प्लेसेंटा 4 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं इसको, प्लेसेंटल लैक्टोजन बोलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब टेस्ट किया जाता है तो अगर HCG और HPL पाए जाते हैं, तभी HCG पाया जाता है मेनली जब माना जाता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, अगर उसके यूरिन में HCG का अमाउंट मिलेगा तब। लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, जो यूट्रस के अंदर मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इजीली करवाने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट जो है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस की डिलीवरी को मदर की वॉर्म से, उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। और सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस। जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो वो सिग्नल्स जो है प्रोड्यूस करेगा पार्चुरेशन के। एंड प्लेसेंटा भी प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन कौन कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये कहाँ से, HPSC जो अभी स्क्रीनिंग का एग्जाम था उसमें आया था ये क्वेश्चन। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से, विच इंड्यूसेस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो जो पार्चुरेशन के सिग्नल्स हैं वो कौन कौन करता है, एक तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस, दूसरा प्लेसेंटा जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस जो है मदर में स्टार्ट हो जाते हैं यूट्रस में, और उसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं कि फीटस अब पूरी तरीके से प्रिपेयर है, वो बाहर आना चाहता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं तो ये ट्रिगर करते हैं एक तरीके से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी से। और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो और ज्यादा ये और ऑक्सीटोसिन को जो है क्या करता है, उसकी सिक्रीशन को करवाता है, और जिसकी वजह से जो बेबी है वो मदर की यूट्रस से बाहर आता है। नेक्स्ट है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं फीमेल की अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेमरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रोड्यूस करती हैं मिल्क, जिस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है इनिशियल डेज में, मतलब कि स्टार्टिंग के डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है कोलेस्ट्रॉम, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए, मतलब उसको जो है बहुत सारे हार्मफुल इन्फेक्शन से जो है ये प्रोटेक्ट करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये मिल्क तो बच्चे को मिलना ही चाहिए। इसके अंदर सेवरल एंटीबॉडीज जो हैं वो पाई जाती हैं, इसीलिए ये इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो आज जो है हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है हमारा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th का टॉपिक था ये। और ये HSSC स्क्रीनिंग हो, चाहे HPSC PGT का हो, या फिर आपके HTET TGT या PGT के एग्जाम हो, किसी के लिए भी हो, तो ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। और आपको जो है बिल्कुल NCERT के नोट्स जो आप खुद नहीं, आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन कौन सा नहीं, तो वो सब जो है मैंने यहाँ पर आपको कवर करने की पूरी कोशिश करी है, और ये जो है एक तरीके से आपको कवर करवा दिया है मैंने। तो यहाँ तक जो है आप लोग इस तरीके से प्रिपेयर करना। आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।